हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून। नमस्कार आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ आप सभी जो स्वस्थ हैं, कुशल मंगल है और अपनी तैयारी जो है अच्छे और बढ़िया तरीके से कर रहे हैं। तो जो भी क्लास में फर्स्ट टाइम आए हैं, पहली बार आए हैं, नए हैं, उन सभी को बता दीजिए हमारे चैनल पर आपकी जो है यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी 2025 की जो आपकी तैयारी साथी है रेगुलर बेसिस पे स्टार्ट करवा दी गई है। तो जिसे भी तैयारी अपनी पूरी करनी है, कंप्लीट करनी है, चैनल को सब्सक्राइब करके आप लोग हमारे साथ जुड़े रहिएगा, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्लास का समय देख लीजिए, जीके जीएस की जो है सुबह 10 बजे डेली आपको देखने को मिल जाएगी। आज की क्लास को छोड़ के आज की जो क्लास है दोपहर को 12 बजे आ रही है, ठीक है। तो इसके लिए आप लोग टेंशन मत लीजिएगा। रीजनिंग की जो क्लास है और मैथ्स की जो क्लास है आपको दोपहर को 3 बजे देखने को मिलेगी, और हिंदी की जो क्लास है जनरल अवेयरनेस के साथ आपको शाम को 7 बजे देखने को मिलेगी, ठीक है। तो इसी टाइम पे आप सभी को क्लास से जुड़ना है, अपनी तैयारी को पूरा कंप्लीट करना है। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको इंस्टाग्राम और टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, तो आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करेंगे, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करेंगे। चलिए, टेलीग्राम चैनल पे क्या है, डेली बेसिस पे क्लास का अपडेट और आपको एग्जाम का अपडेट जो है देखने को मिल जाएगा। तो आप लोग जो है टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नीचे डिस्क्रिप्शन में दोनों को आपका लिंक मिलेगा। चलिए क्लास स्टार्ट करेंगे। पहला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट है कि जिसने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है तो लाइक करेंगे, शेयर नहीं किया तो शेयर करेंगे, और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सबसे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपकी जो तैयारी है अभी से लेकर जब तक आपका एग्जाम खत्म नहीं होने वाला है, पीईटी का, यूपी ट्रिपल एससी का, आपकी तैयारी जो है रेगुलर बेसिस पे और डेली करवाई जाएगी। डेली आपकी क्लास आने वाली है, ठीक है। तो आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और कुछ भी डाउट हो, कुछ भी क्वेश्चन हो, तो आप हमें नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है, ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे और उत्तर देने की कोशिश करेंगे। 1658 में बहादुरपुर के युद्ध में शाहजहां के दूसरे बेटे शाह शुजा को शाहजहां के पोते रिक्त स्थान ने हराया था। किसने हराया था बताइए। तो देखिए, सबसे पहले तो शाहजहां के 4 बेटे थे, दारा, औरंगजेब, शाह शुजा और मुराद, ठीक है। और 1658 में बहादुरपुर के युद्ध में शाह शुजा के दूसरे बेटे शाह शुजा को दारा के पुत्र सुलेमान सिको ने पराजित किया था, ठीक है। जो कि शाहजहां का क्या था, पोता था। कौन? सुलेमान सिको, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी जो दिया गया है सही उत्तर होगा। क्लियर है सभी को। अगला क्वेश्चन है दूसरा नंबर, दिया गया आपका हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार महाकाव्य रामायण में भगवान श्री राम जो है अयोध्या के शासक थे, जो किसकी राजधानी थी? हस्तिनापुर की, कुरु की, कलिंग की या कौशल की? बताइए। तो आपका सही उत्तर होगा कौशल देश की, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका डी राइट होगा, ठीक है। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार महाकाव्य रामायण में भगवान श्री राम अयोध्या के शासक थे, जो कौशल देश की राजधानी थी, ठीक है। अगला आपका साथियों तीसरा नंबर है, बताने की कोशिश कीजिएगा, राइट आंसर करो। चंद्रगुप्त के पुत्र का नाम बताएं, ठीक है, जिन्होंने 298 से 272 ईसा पूर्व के बीच में शासन किया था और संपूर्ण भारत में साम्राज्य को बढ़ाया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बिंदुसार, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट होगा। क्लियर होगा। मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र व उत्तराधिकारी जो है बिंदुसार थे। बिंदुसार को जो है अमित्रघात, सिंहसेन, अजात शत्रु, वीरसार भी कहा जाता है। बिंदुसार जो है महान मौर्य सम्राट अशोक के पिता थे। बिंदुसार को जो है पिता का पुत्र और पुत्र का पिता नाम से जो है जाना जाता था, क्योंकि वह प्रसिद्ध व पराक्रमी शासक चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र महान राजा अशोक के पिता थे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी राइट होगा, बिंदुसार, ठीक है। चौथा नंबर है, मुगल सम्राट जहांगीर ने रिक्त स्थान में शालीमार बाग का निर्माण किया था। कहां पर? तो शालीमार बाग का निर्माण जो है आपका हुआ था साथियों कश्मीर में। ऑप्शन नंबर आपका डी राइट हो, ठीक है। जम्मू कश्मीर में शालीमार बाग का निर्माण मुगल सम्राट जहांगीर ने किया था, ठीक है। यह उन्होंने अपनी प्रिय पत्नी मेहरुन्निसा के लिए बनवाया था, जिन्हें नूरजहां की उपाधि दी गई थी, ठीक है। क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 है, वैदिक सभ्यता रिक्त स्थान नदी के तट पर विकसित हुई थी। बताइए, वैदिक सभ्यता जो है किस नदी के तट पर विकसित हुई? गोदावरी, कावेरी, कृष्णा या सरस्वती? इसका सही उत्तर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथी सरस्वती। ऑप्शन नंबर आपका डी राइट होगा, ठीक है। वैदिक सभ्यता जो है सरस्वती नदी के तट पर विकसित हुई थी। सिंधु घाटी सभ्यता के बाद जो नई सभ्यता विकसित हुई वह वैदिक सभ्यता थी, ठीक है। वैदिक सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता के विपरीत एक ग्रामीण सभ्यता थी। इस काल की जानकारी हमें वेदों से मिलती है, इस कारण इसका नाम जो है वैदिक सभ्यता पड़ा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है,
गदर आंदोलन के नेता कौन थे? तो गदर आंदोलन के नेता आपके हरदयाल, लाला हरदयाल थे। ऑप्शन नंबर आपका ए राइट हो जाएगा। क्लियर। गदर आंदोलन भारत की आजादी के लिए ब्रिटिश साम्राज्य के विरुद्ध किए गए आंदोलनों में से एक था। ठीक है। लाला हरदयाल, बाबा हरमन सिंह, बाबा सोहन सिंह भकना और गुरुदीप सिंह आदि जो है इस आंदोलन के जुड़े हुए थे। ठीक है। गदर आंदोलन जो है सैन फ्रांसिस्को यानी कि अमेरिका में गदर पार्टी के सदस्यों द्वारा 1913 में किया गया था। क्लियर है सभी को। क्वेश्चन नंबर 7वां है आपके सामने। 1927 में महाराष्ट्र में महाड़ सत्याग्रह किसने आरंभ किया था? बताइए। 1927 में महाराष्ट्र में महाड़ सत्याग्रह जो है किसने आरंभ किया था? तो इसका सही उत्तर हो जाता है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने। ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। क्लियर जो महाड़ सत्याग्रह जो है भीमराव अम्बेडकर की अगुवाई में 20 मार्च 1927 को महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले के महाड़ स्थान पर दलितों को सार्वजनिक चौदार तालाब से पानी पीने के अधिकार के लिए किया गया था। ठीक है। स्वर्ण हिंदू यहाँ के तालाब से दलितों को पानी पीने नहीं दे रहे थे, जिसके कारण यह आंदोलन किया गया था। क्लियर सभी को इसके बारे में। अगला है आपका 8वां नंबर। जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में मुस्लिम लीग अंतरिम सरकार में कब सम्मिलित हुई थी? बताइए। जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में मुस्लिम लीग अंतरिम सरकार में कब सम्मिलित हुई थी? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों 24 अक्टूबर 1946 को। ऑप्शन नंबर आपका सी जो दिया गया है सही था। भारत की अंतरिम सरकार जो है 2 सितंबर 1946 को बनाई गई थी। इसका निर्माण नवनिर्वाचित भारतीय संविधान सभा के से हुआ था। ठीक है। इसमें कांग्रेस द्वारा नामित 3 मुस्लिम सदस्यों सहित कुल जो है 12 सदस्य शामिल थे। मुस्लिम लीग जो है 24 अक्टूबर 1946 को इस सरकार में शामिल हुई थी। क्लियर सभी को। चलिए अगला आपका है क्वेश्चन नंबर 9। उत्तर देने की कोशिश कीजिएगा, राइट आंसर को जाओ। 1947 में लॉर्ड माउंटबेटन द्वारा घोषित भारत और पाकिस्तान के लिए सीमा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? बताइए। 1947 में लॉर्ड माउंटबेटन द्वारा घोषित भारत और पाकिस्तान के लिए सीमा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथियों सिरिल रैडक्लिफ। ऑप्शन नंबर आपका जो डी दिया गया आपका राइट आंसर। रैडक्लिफ रेखा 17 अगस्त 1947 को भारत विभाजन के बाद भारत और पाकिस्तान सीमा रेखा बनी। ठीक है। सर सिलिप रैडक्लिफ की अध्यक्षता में सीमा आयोग द्वारा रेखा का निर्धारण किया गया। ठीक है। क्लियर सभी को यहाँ तक। चलिए अगले क्वेश्चन के पढ़ेंगे 10वां नंबर। उत्तर देने की कोशिश कीजिएगा, राइट आंसर का। वह कौन से राष्ट्रीय नेता हैं जिन्होंने वर्ष 1983 में कन्याकुमारी से लेकर दिल्ली के राजघाट तक जो पदयात्रा नामक मैराथन दूरी पैदल तय की थी? इस यात्रा का उद्देश्य जो है भारतीय जनता के साथ संबंध का नवीनीकृत करना था। बताइए। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा तो चंद्रशेखर। ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका ये राइट हो जाएगा। क्लियर सभी को। राजनेता चंद्रशेखर ने 1983 में कन्याकुमारी से लेकर दिल्ली तक दिल्ली के राजघाट तक जो है पदयात्रा नामक मैराथन दूरी पैदल तय की थी। इस यात्रा का उद्देश्य जो है भारतीय जनता के साथ संबंध का नवीनीकृत करना था। क्लियर सभी को। अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ेंगे 11 नंबर। ऑस्ट्रेलिया के एकमात्र द्वीपीय राज्य का नाम बताएं। ठीक है। ऑस्ट्रेलिया के एकमात्र द्वीपीय राज्य का नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तस्मानिया। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट होगा। ठीक है। तस्मानिया जो है ऑस्ट्रेलिया का एकमात्र द्वीपीय राज्य है। इसकी राजधानी आपकी होबार्ट नगर है। ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ेंगे 12 नंबर। उत्तर देने की कोशिश कीजिएगा, राइट आंसर का। निम्नलिखित में से कौन सा शहर जो है गोदावरी नदी के किनारे स्थित नहीं है? बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा शहर जो है गोदावरी नदी के किनारे स्थित नहीं है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों नांदेड़। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। ठीक है। क्लियर होगा इसके बारे में। नवसारी भारत के गुजरात राज्य का एक नगर है। ठीक है। यह सूरत के समीप है और कभी कभी उसका जुड़वा शहर भी कहा जाता है। ठीक है। यह शहर जो है गोदावरी नदी के तट पर स्थित नगर नहीं है। क्लियर होगा इसके बारे में। सॉरी नवसारी होगा, नांदेड़ नहीं होगा, नवसारी होगा। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट होगा। ठीक। क्लियर होगा। नवसारी जो है भारत के गुजरात राज्य का एक नगर है। यह सूरत के समीप और उसका जुड़ा शहर भी जो है कहा जाता है इसको। ठीक है। यह जो है शहर गोदावरी नदी के तट पर स्थित नगर नहीं है। नासिक, नांदेड़ और निजामाबाद जो है गोदावरी नदी के तट पर स्थित आपके शहर हो जाएंगे नवसारी को छोड़कर। क्वेश्चन नंबर 13 नंबर है। क्या दिया गया? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पर स्थित इंदिरा पॉइंट निम्नलिखित देशों में से किसके निकटतम है?
तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा इंडोनेशिया के, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट होगा। अंडमान और निकोबार क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित राज्य है। इसकी स्थिति बंगाल की खाड़ी में है। यह जो है 572 छोटे बड़े द्वीपों से मिलकर बना है। इसी राजधानी इसकी जो राजधानी है पोर्ट ब्लेयर है। इसके निकटतम देशों में से इंडोनेशिया जो है सबसे निकट है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा। 14 नंबर, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा शहर जो कर्क रेखा से सबसे दूर है, बताइए कौन सा जो शहर है इन चारों में से कर्क रेखा से सबसे दूर है। तो आपका राइट आंसर होगा भुवनेश्वर। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा, ठीक है। कर्क रेखा जो है भारत के मध्य से होकर गुजरती है। यह भारत के 8 राज्यों गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम से होकर गुजरती है, ठीक है। गांधीनगर, रांची, अगरतला, भुवनेश्वर राज्यों की जो राजधानियों में से भुवनेश्वर जो है कर्क रेखा से सबसे दूर स्थित है। क्लियर सभी को। अगला आपका है 15 नंबर, एशिया के निम्न देशों में से कौन सा देश जो है तेल यानी कि पेट्रोलियम का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाता है सऊदी अरब, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका ये राइट होगा। एशिया के देशों में से सऊदी अरब जो है तेल पेट्रोलियम का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। क्लियर है सभी को। क्वेश्चन नंबर 16, 16 नंबर, जीएसटी में निम्नलिखित में से किस कर यानी कि राज्य कर को शामिल किया गया था, बताइए जीएसटी में निम्नलिखित में से किस कर यानी कि राज्य कर को शामिल किया गया था। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा चुंगी को, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। जीएसटी एक अप्रत्यक्ष कर यानी कि इनडायरेक्ट टैक्स है। जीएसटी यानी कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स भारत सरकार ने 1 जुलाई 2017 को लागू किया। जीएसटी में जो है राज्य सरकार की चुंगी को भी जो है शामिल किया गया है, ठीक है। 17 नंबर प्रश्न, भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा, बताइए भारत का जो है दक्षिणतम बिंदु कौन सा है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा इंदिरा पॉइंट। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट होगा, ठीक है। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु आपका कन्याकुमारी तथा संपूर्ण भारत का दक्षिणतम बिंदु आपका इंदिरा पॉइंट, इतने याद रखिएगा, ठीक है। भारत की भूमि का अगर पूछेगा, ठीक है, मुख्य भूमि का तो आपका कन्याकुमारी होगा, लेकिन संपूर्ण भारत का अगर पूछेगा तो आपका इंदिरा पॉइंट हो जाएगा, ठीक। तो ऑप्शन नंबर आपका जो दिया गया है सी वाला आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपका 18 नंबर, पूर्ण रूप से जीएसटी की सिफारिश किसके द्वारा की गई, बताइए। तो आपका राइट आंसर जीएसटी परिषद के द्वारा। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट होगा। जीएसटी की सिफारिश जीएसटी परिषद के द्वारा की गई थी पूर्ण रूप से। क्वेश्चन नंबर 19 है, बताने की कोशिश करेंगे राइट आंसर का। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना आपकी हुई थी 1940 में। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो, ठीक है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। इसके प्रथम गवर्नर आपके सर ऑसबॉर्न स्मिथ थे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 बताने की कोशिश करेंगे राइट आंसर। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का मुख्यालय कहाँ है। तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का मुख्यालय आपका जो है मुंबई में है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा। क्लियर होगा। इसकी स्थापना वर्ष 1992 में की गई थी। पहले कोलकाता में था लेकिन बाद में इसको चेंज करके मुंबई में कर दिया गया। चलिए 21 नंबर है, भारत सरकार का कौन सा मंत्रालय जो है भारत की विदेशी व्यापार नीति से संबंधित है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय। तो ऑप्शन नंबर आपका सी राइट होगा, ठीक है। भारत सरकार का वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय जो है भारत की विदेश व्यापार नीति से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी जो दिया गया है साथियों आपका सही उत्तर हो जाएगा, राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर है 22, भारत का संविधान भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति का अधिकार किसको देता है भाई, बताइए इसका सही उत्तर। भारत का संविधान जो है भारत के महान न्यायवादी की नियुक्ति का जो अधिकार है किसको देता है, प्रधानमंत्री को, राष्ट्रपति को, मुख्य न्यायाधीश को या राज्यसभा को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति को। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट होगा, ठीक है। महान न्यायवादी यानी कि अटॉर्नी जनरल भारत सरकार का मुख्य कानूनी सलाहकार तथा भारतीय उच्च न्यायालय में सरकार का मुख्य वकील होता है, ठीक है। भारत के महान्यायवादी अनुच्छेद 76 की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, ठीक है। अगला आपका है 23 नंबर प्रश्न, उत्तर देने की कोशिश कीजिएगा राइट आंसर का, ठीक है। ध्यान से देखिए, बताइए क्या दिए। भारत का मूल रूप संविधान किसके द्वारा हाथों से लिखा गया था। तो आपका राइट आंसर प्रेम बिहारी नारायण रायजादा के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा। क्लियर होगा इसके बारे में, क्लियर है या नहीं। देखिए संविधान निर्माण के लिए संविधान सभा का जो गठन है 9 दिसंबर 1946 को किया गया था। संविधान निर्माण में जो है 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा था, ये बात भी याद रखिएगा। संविधान जो है 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, ये भी आपसे पूछा जाता है। भारत
का मूल संविधान जो है प्रेम बिहारी नारायण रायजादव ने अपने हाथों से लिखा था। रफी अहमद किदवाई एक राजनीतिज्ञ हैं। कैलाश नाथ आपके काटो जो उड़ीसा व पश्चिम बंगाल के गवर्नर रह चुके हैं, ठीक है, यह भी एक राजनेता थे। और कन्हैया लाल माणिक लाल मुंशी एक राजनेता होने के साथ आपके लेखक भी हैं। क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन की तो पढ़ेंगे 24 नंबर, उत्तर दीजिएगा, राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 20 किससे संबंधित है, बताइए। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 20 जो है किससे संबंधित है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों, दोष सिद्धक संदर्भ में संरक्षण से। तो ऑप्शन नंबर आपका बी राइट होगा। ठीक है, क्लियर होगा इसके बारे में। अनुच्छेद 20 जो है अपराधों के दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण प्राप्त करने से अधिकार देता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा। अगला आपका 25वां प्रश्न, उत्तर दीजिएगा, राइट आंसर क्या हो जाएगा। ठीक है, चलिए। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21(a) के तहत राज्य को रिक्त स्थान से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करनी है। तो आपका राइट आंसर होगा 6 से 14 वर्ष से। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी राइट होगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21(a) में कहा गया है कि 6 से 14 वर्ष की आयु तक के सभी बच्चों को जो है मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करनी है। ठीक है, चलिए अगला है आपका 26वां प्रश्न। महाधमनी किसके शीर्ष पर शुरू होती है, बताइए। महाधमनी जो है किसके शीर्ष पर शुरू होती है, तो महाधमनी जो है आपके बायां आलिंद के शीर्ष पर शुरू होती है। ऑप्शन नंबर आपका डी राइट होगा। क्लियर होगा इसके बारे में। नहीं, बायां निलय के नहीं, बायां आलिंद के। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका डी राइट होगा। महाधमनी जो है शरीर की सबसे बड़ी तथा मुख्य धमनी है जो हृदय के बायां आलिंद यानी कि लेफ्ट आर्टियम के शीर्ष पर जो है शुरू होती है। लेफ्ट आर्टियम, ये बात भी याद रखिएगा। ठीक है, 27 नंबर, ग्लेवेनाइजेशन का मतलब इस्पात को रिक्त स्थान की पतली परत के साथ आवरण करना है। किसकी, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों, जस्ता की। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका बी राइट है। ग्लेवेनाइजेशन एक आपकी धातु कर्मिक प्रक्रम है। ठीक है, जिसमें इस्पात या लोहे के ऊपर जस्ते की परत चढ़ा दी जाती है। इससे धातु का क्षरण जो है रुक जाता है। इस प्रक्रिया का आविष्कार जो 1837 में पेरिस के मोसियर स्टैनिलॉस सोरेल ने किया था। ठीक है, चलिए 28 है 28वां प्रश्न। C60 यानी कि C60 एक अणु है जिसमें रिक्त स्थान के रूप में व्यवस्थित 60 कार्बन परमाणु होते हैं। तो आपका राइट आंसर 12 पंचभुज और आपके 20 षष्ठभुज होते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका डी राइट हो जाएगा। ठीक, क्लियर होगा। C60 यानी कि C60 का अर्थ फुलरीन से। ठीक है, फुलरीन से जिसमें कार्बन के अणु आपके 60 परमाणु फुटबॉल के समान जुड़े होते हैं। इसमें आपके 12 पंचभुज तथा 20 आपके षष्ठभुज होते हैं। ठीक है, चलिए 29 नंबर, 29 नंबर, सर्वोत्तम गुणवत्ता वाला कोयला जिसमें 80% से 95% कार्बन होता है वह है कौन सा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों एंथ्रोसाइट। ऑप्शन नंबर आपका डी जो दिया गया आपका राइट आंसर होगा। ठीक, क्लियर होगा इसका। कोयला एक ठोस कार्बनिक पदार्थ है जिसको ईंधन के रूप में प्रयोग में लाया जाता है। ठीक है, सर्वोत्तम गुणवत्ता वाला कोयला एंथ्रोसाइट है जिसमें 80 से 95% कार्बन होता है। विभिन्न प्रकार के कोयले में कार्बन की अलग अलग मात्रा होती है। ठीक है, चलिए अगला आपका साथियों 30 नंबर है, आखिरी क्वेश्चन, उत्तर दीजिएगा राइट आंसर का। रिक्त स्थान को छोड़कर निम्नलिखित सभी आपके संघनन बहुलक है। किसको छोड़कर, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों पीवीसी को छोड़कर। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका ये राइट हो जाएगा। ठीक है, पीवीसी को छोड़कर अन्य सभी आपके संघनन बहुलक है। क्लियर होगा इसके बारे में। चलिए, तो ऑप्शन नंबर आपका ए राइट हो जाएगा। तो इसी के साथ जो आपकी क्लास है, आज की पहली आपकी क्लास, आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके बताइएगा। अपना जो फीडबैक है नीचे कमेंट में हमें दे के जाइएगा। क्लास अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, चैनल में पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हम आपसे मिलते हैं आपकी नेक्स्ट क्लास में, अगली क्लास में दोपहर को 3 बजे। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आपसे क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों।